ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, मतलब अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन हम लोग अभी तक डिस्कशन कर रहे हैं। सो उसमें से हमने डिस्कशन किया है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किल। मैंने बताया था इसका 4 प्रिपरेशन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से है। एक है फ्रॉम अल्किल और एज पर योर सिलेबस you are going to prepare alkyl halide from alkane। एक अल्केन से है और एक अल्कीन से है, अल्केन, अल्कीन, और एक अल्कोहल से है और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये हमारा सिलेबस के हिसाब से मैंने लिखा है और अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन। इसको रिकॉल करो। अल्केन प्रिपरेशन में मैंने बताया था जैसे कि एक सुइटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है या फिर मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होता है। समझ में आया? ये हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं इतना, और आगे अगर हम डिस्कशन करेंगे तो कौन सा डिस्कशन करेंगे? अभी प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन। अभी हम अल्कीन से अल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं उसको अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स डिस्कस सेकंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन। एक अल्कीन दिया है, वहां से हमें अल्किल हैलाइड बनाना है। यू नीड टू प्रिपेयर अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन। सो यहाँ पर जो सब्सट्रैक्ट है या फिर मैं कह सकता हूँ जो स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल होगा एक अल्कीन। अब पहले अल्कीन को समझो। अल्कीन क्या होता है? अल्कीन मतलब सब्सट्रैक्ट दैट हैविंग ए डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो उसे हम एक अल्कीन बोलते हैं। तो मैं जनरली अगर बोलूं तो किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर पेरेंट चेन पे है, पेरेंट चेन में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे हम एक अल्कीन बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो जब पाई बॉन्ड होगा तब तुम्हारा, और उसे जब एक पाई बॉन्ड होगा तब उसे हम अल्कीन बोलते हैं। 2 पाई बॉन्ड होता है तो उसको हम अल्काइन बोलते हैं। अभी इस अल्कीन से हमें अल्किल हैलाइड बनना, और यू नीड टू प्रिपेयर अल्किल हैलाइड फ्रॉम दिस अल्कीन। इस पर हाइड्रोजन लगा होगा या फिर कुछ कार्बन लगा होगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये मैं अल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ। जैसे कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे अल्कीन होता है और उसे हम अल्कीन कहते हैं। और इस अल्कीन का खासियत ये है कि इसमें एक पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से एक वीक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। सिग्मा बॉन्ड एक हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड वीक बॉन्ड है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। ये अल्कीन के बारे में तुम्हें पता है। अभी इस मेथड में क्या किया जाता है और यहाँ पर क्या किया जाता है? अल्कीन के साथ एक हैलोजन एसिड को ऐड किया जाता है, जैसे कि HX को ऐड किया जाता है। HX इज एडेड टू एन अल्कीन। एक अल्कीन पे हैलोजन एसिड, HX को क्या पढ़ोगे? हैलोजन एसिड पढ़ोगे। सो अल्कीन इज एडेड विथ एन हैलोजन एसिड और ये हैलोजन एसिड इज एडेड टू द अल्कीन। और वहां से अब क्या बनेगा इसको देखो। अभी इसका मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा, लेकिन इसका पहले शॉर्टकट ट्रिक जान लो कि जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों होंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? इस सब्सट्रैक्ट में सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ध्यान रखना, रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बॉन्ड बनेंगे, यही तो रिएक्शन होता है। तो इस हिसाब से इस सब्सट्रैक्ट में कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा और कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा? बताओ। सबसे वीक वाला जो होगा वो पहले ब्रेक होगा। तो इसमें से सबसे वीक वाला क्या है? पाई बॉन्ड है। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होने को है। दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, दिस पाई बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। समझ में आ गया बच्चों? पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक,
मतलब इस कार्बन से एक बॉन्ड कम हो गया है और इस कार्बन से एक बॉन्ड कम हो गया है। समझ में आ गया? अगर ये बॉन्ड टूटेगा इसका मतलब ये है दोनों कार्बन से एक एक बॉन्ड शॉर्ट हुआ है। मतलब इस कार्बन का वैलेंसी 3 हो गया, इस कार्बन का वैलेंसी 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने हेलोजन एसिड ऐड किया है वो ब्रेक होके क्या होता है, और इस हेलोजन एसिड में क्या है, H+ है और एक X- है। H+ होता है, X- होता है। क्यों ऐसा है? क्यों H- X+ नहीं है? क्योंकि H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू X से कम होता है। X मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, अगर इस बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब है ये मान लो टूट के ये पाई बॉन्ड का, पाई का मतलब क्या है, बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड का मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है यहाँ पे। और ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, अभी इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। सो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो H+ को अटैक करेगा। अटैक करेगा का मतलब केमिस्ट्री लैंग्वेज में होता है बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो ये पाई बॉन्ड आएगा और ये H+ के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। H+ कहां से मिला है, HX से H+ एंड X- निकला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? HX से H+ एंड X- आया है। सो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ये H+ को अटैक करेगा। समझ में आ गया सब लोगों को? सो पाई बॉन्ड जब H+ को अटैक करेगा मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सो ये किसके साथ बॉन्ड करेगा, यहाँ पर दोनों कार्बन सेम है। यहाँ पर कार्बन का एनवायरनमेंट कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मतलब कार्बन के साथ क्या क्या लगा है ये कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ मैंने दोनों में सिर्फ बॉन्ड लिख दिया है। इसका मतलब है यहाँ पर दोनों कार्बन सेम एनवायरनमेंट में है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं किया है। जब दोनों कार्बन सेम एनवायरनमेंट में होगा, अब जब दोनों बराबर एनवायरनमेंट में है, उस टाइम पे ये जो H लगा है, ये तुम इस कार्बन के साथ भी H लगा सकते हो या फिर इस कार्बन के साथ भी H लगा सकते हो, क्योंकि पाई बॉन्ड जो था वो दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो अब जब H लगेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड आया वो H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सो कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इस कार्बन के साथ या फिर इस कार्बन के साथ, क्योंकि दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है। तुम जो भी कार्बन से H लगाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज मैंने पहले वाले कार्बन पे H लगा दिया, ठीक है, तो इस कार्बन के साथ अगर H लग गया, इस कार्बन का देखो यहां से पाई बॉन्ड टूटा था, सो पाई बॉन्ड गया तो इसका तो इस पाई बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ वो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, क्योंकि इस कार्बन के साथ मैंने H लगाया है। तो इस कार्बन का जो चार्ज वैलेंसी अभी भी है, इस कार्बन का वैलेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन इस कार्बन के हिसाब से क्या हुआ, इस कार्बन के हिसाब से एक वैलेंसी कम हो गया, क्योंकि इसका 3 वैलेंसी हो गया, 1 2 3 हो गया, एक वैलेंसी कम हुआ। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन लेकर हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया है। सो इस कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, सो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसीलिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि अभी ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। दैट कार्बन इज नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक स्टूडेंट आएगा जो सर H को यहाँ पे लगाएगा, सिर्फ तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर दोनों चीज सेम है, बिकॉज बोथ कार्बन आर इन द सेम एनवायरनमेंट, क्योंकि दोनों कार्बन सेम एनवायरनमेंट पे थे, इसीलिए ये चीजें सेम ही रहेगा। तुम H यहाँ पे लगाओ या फिर H यहाँ पे लगाओ, दोनों बराबर चीजें हैं। समझ में आ गया? क्लियर? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके साथ तो कार्बन प्लस है और इसके साथ X- है। HX से क्या निकला था, H+ तो निकला था, और क्या निकला था, X- निकला था। अभी क्या होगा, X- इस कार्बन को अटैक कर देगा। समझ में आ गया? तो पहले स्टेप में क्या हुआ, H+ को इस पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया। मतलब ध्यान रखना, ये जो एरो देते हैं हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, मतलब एरो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब भी मैंने मैकेनिज्म लिखा, इस एरो का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिच की जगह इलेक्ट्रॉन रिच से एरो शुरू होगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तक जाएगा। तो यहाँ पर X माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसीलिए एरो मैंने जो दिया वो X माइनस से शुरू होकर कार्बन प्लस तक आएगा। समझ में आ गया कैसे हुआ? तो जो X माइनस है अभी वो कार्बन प्लस को अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा तुम्हें? फाइनली तुम्हें मिलेगा C बॉन्ड C, इस कार्बन के साथ H लगा है और इस कार्बन के साथ X लगा है। ओके, समझ में आ रहा है? इस कार्बन के साथ H लगा है और इस कार्बन के साथ X लगा है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया। क्लियर सबको समझ में आ गया। सो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा कि पाई बॉन्ड टूटा है और एक कार्बन के साथ H लगा है और एक कार्बन के साथ X लगा है। यही इस मेथड का कॉन्सेप्ट है। पाई बॉन्ड टूटा है, देखो प्रोडक्ट को देखो, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक कार्बन के साथ H लगा है और एक कार्बन के साथ X लगा है। क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन बराबर एनवायरमेंट में थे और या फिर सेम एनवायरमेंट में थे, इसीलिए तुम अगर H यहाँ पे लगाओगे तो X यहाँ पे लगाओगे और अगर H यहाँ पे लगा है तो X यहाँ पे लगेगा। समझ में आ गया? ये मैंने तुम्हें इस मेथड का मैकेनिज्म ही बता दिया। आई हैव मेड हियर द मैकेनिज्म ऑफ दिस मेथड। समझ में आया? क्लियर? सो तुम्हें क्या करना है? पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और एक कार्बन के साथ H लगाना है और दूसरे कार्बन के साथ X लगाना है। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक कार्बन के साथ H लगाना है और दूसरे कार्बन के साथ X लगाना है। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर। और इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ये पहले स्टेप में क्या हुआ है? पहले स्टेप में एक H प्लस का एडिशन हुआ है। देखो H प्लस का एडिशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है। तो इस मैकेनिज्म को और इस मेथड को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्लियर? और ये कौन से टाइप का रिएक्शन का एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्सट्रेट के साथ पहले एडिशन हुआ है। सो जो मैकेनिज्म बेस्ड है, ये मैकेनिज्म कौन से मेथड पे बेस्ड है? कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोफिलिक, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हुआ है तो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप का मैकेनिज्म ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे पाई बॉन्ड टूटेगा और एक H लगेगा और एक X लगेगा। समझ में आ गया? क्लियर? ये तुम्हारा इस मेथड का मैकेनिज्म है। इसका एग्जाम्पल अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं किया है। सो यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ अल्कीन लेना है और अल्कीन के साथ हैलोजन एसिड ऐड कर देना है और उसके बाद पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक कार्बन के साथ H और एक दूसरे कार्बन के साथ X लगाना है। ये अगर स्टूडेंट पूछेंगे सर इस स्टेप को नहीं लिखेंगे तो चलेगा? यस, क्योंकि तुम्हारा मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। डायरेक्टली तुम क्या करोगे? अल्कीन लोगे, HX ऐड करोगे और पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ H लगाओगे। समझ में आ गया? क्लियर। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HX मैंने दिया, HBr मैंने दिया। सपोज यहाँ पर क्या करना है? मैकेनिज्म में नहीं लिखूंगा, इसका मतलब है डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। पहले चेक करना दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है या अलग है। दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट यहाँ पर सेम है, क्योंकि इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा है और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बातें है ही नहीं। सो ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है और एक कार्बन के साथ H और दूसरे के साथ नेगेटिव, मतलब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है, H प्लस एंड Br माइनस है, तो एक के साथ H लगाना है और एक दूसरे के साथ Br लगाना है। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे CH2 एंड C, मान लो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैंने CH2 के साथ H लगाया, तो CH2 के साथ H लगाने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें? एक के साथ H और एक के साथ और H के साथ पॉजिटिव, एक के साथ नेगेटिव लगाना है। तो इसके साथ अगर मैंने पॉजिटिव लगाया तो इसके साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगा, तो क्या होगा? CH2 के साथ अगर H लगेगा तो हो गया CH3, CH2 के साथ H लगने से हो गया CH3। अभी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा
और फिर इस CH2 के साथ क्या लगेगा Br, CH3 CH2 Br। समझ में आया? ये तुम्हारा है इथाइल ब्रोमाइड। यहां से क्या बना, तो ये एक एग्जांपल है। इस अल्कीन का नाम क्या है, इथीन। तो इसका थ्योरी क्या होगा, इथीन ऑन एडिशन विथ HBr गिव्स इथाइल ब्रोमाइड। बस इतना ही, 2 मार्क हो गया। इस रिएक्शन का थ्योरी क्या आया, इथीन ऑन एडिशन विथ HBr और हाइड्रोजन ब्रोमाइड गिव्स इथाइल ब्रोमाइड। इसका थ्योरी हो गया और ये इसका रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल हम करेंगे। हाँ, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। पहले इतना लिख लो, और भी एग्जांपल हम करेंगे इथाइल ब्रोमाइड। अगर मैं जनरल मेथड का थ्योरी लिखूंगा तो क्या होता है, यहाँ पे अल्किल ऑन एडिशन विथ हैलोजन एसिड गिव्स अल्किल हैलाइड। बस उतना ही। और ये इस एग्जांपल का थ्योरी है। तो यहाँ पे क्या क्या गया थ्योरी में पता चला, अल्किल ऑन एडिशन विथ हैलोजन एसिड गिव्स अल्किल हैलाइड। अभी उसका एक एग्जांपल 1 है, दिस इज वन एग्जांपल 1। इसका थ्योरी भी तुम लिख सकते हो, अल्किल ऑन एडिशन विथ हैलोजन एसिड, इसको हैलोजन एसिड बोलते हैं, गिव्स अल्किल हैलाइड। इंफॉर्मेशन के लिए तुम लिख सकते हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन भी कभी पूछ देता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खुद लिख लेना, ओके। और इसका एक एग्जांपल मैंने डिस्कशन किया है, इसके ऊपर और भी एग्जांपल हम डिस्कशन करेंगे। लिख लो पहले इसको। समझ में आ गया? इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि जल्दी लिखना। अभी आप आगे चलते हैं। तो पहला एग्जांपल तो सबको समझ में आ गया, बहुत इजी था। क्योंकि ये इजी इसलिए था क्योंकि दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट यहाँ पे सेम था। अगर कार्बन का एनवायरनमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब अगर जो अल्किन हम लोगों को दिया गया है वो अल्किन एक अनसिमेट्रिकल अल्किन, खत्म। अगर वो एक अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो उस टाइम पे क्या होगा, अनसिमेट्रिकल अल्किन का मतलब क्या है, मान लो कि RCH डबल बॉन्ड CH2। अभी देखो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्किन है। क्यों अनसिमेट्रिकल अल्किन है? इसलिए अनसिमेट्रिकल अल्किन है कि इस कार्बन के साथ एक R और एक अल्किल ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तुम्हें पता है प्लस का इफेक्ट ग्रुप है एक R, और एक हाइड्रोजन लगा है, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है। सो इसीलिए इस कार्बन और दोनों कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट अभी अलग अलग हो गया, तो इसीलिए इसको एक हम अनसिमेट्रिकल अल्किन बोलेंगे। अभी इस अनसिमेट्रिकल अल्किन के साथ अगर हमने HX ऐड किया, if we have added HX to the unsymmetrical alkene, so यहाँ पे क्या होगा, what will happen here? चलो मैकेनिज्म को समझते हैं, फिर बाद में मैं इसका तुम्हें जो इजी और रटने की तरीका इसको बता दूंगा। सो मैकेनिज्म में क्या था, यहाँ से जो 2 निकल रहे थे H प्लस एंड X माइनस जो था, इस H प्लस को पहले पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा था, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन अभी अटैक करेगा। समझ में आया? पाई इलेक्ट्रॉन जब अटैक करेगा, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, AH इस कार्बन के साथ लग सकता है या फिर इस कार्बन के साथ लग सकता है, जो कि पहले वाले केस में दोनों कार्बन सेम थे, इसीलिए
आइदर तुम इस पे लगाओ या फिर इस पे लगाओ, दोनों बराबर की चीजें थी। लेकिन अभी ये सेम नहीं है, तो ये H किसके साथ लगेगा, हाउ टू नो इट, सो लेट्स कंपेयर। अगर H इसके साथ लग रहा है तो क्या होगा तुम्हारा R, अगर H मान लो इस स्टार वाले कार्बन के साथ लगा, सो इसके साथ अगर H लगा तो ये CH2 हो गया, फिर ये सिग्मा बॉन्ड। अभी इस CH2 के पास अभी कौन सा चार्ज रहेगा, अगर इसके साथ अगर H लगा है तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा, इसका वैलेंसी शॉर्ट हो गया है, सो और इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसके साथ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये केस 1 है, केस 1 जहां पर स्टार के साथ H लगा है। अभी क्या है, इस कार्बन के साथ अगर H लगेगा तब क्या होगा बताओ, अगर इस कार्बन के साथ H लगा है तो अभी क्या मिलेगा तुम्हें केस 2 में, मैं दोनों पॉसिबिलिटी को कंपेयर कर रहा हूं, CH ही रहेगा, बॉन्ड रहेगा, CH2 के साथ H लगा है मतलब CH3। अभी इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर अभी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो आइदर दिस विल फॉल और दिस विल फॉल, क्योंकि दोनों कार्बन अभी अलग अलग एलिमेंट में है, तो दोनों फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो हमें कंपेयर करना है बिटवीन दिस टू विच वन इज मोस्ट स्टेबल, जो स्टेबल होगा वही फॉर्मेशन होगा। समझ में आया, इसका स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करना है, ये एक कार्बोकैटायन है, क्या है ये क्या है, ये एक कार्बोकैटायन है, ये भी एक कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के बारे में तुम्हें पढ़ाया गया है फर्स्ट ईयर में। सो जब कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे होता है, सो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर था एक मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल है, फिर तुम्हारा होता है कौन सा, उससे ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, उससे ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि अल्किल ग्रुप आने से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, तो इसका डिस्पोजल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेसी होगा, डिस्पोजल ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज बेसी होगा, और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसी होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए क्या था, टर्शियरी कार्बोकैटायन वाज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी वाज मोर देन प्राइमरी, और सबसे कम था मिथाइल का। समझ में आ गया। सो केस 1 अगर होगा मतलब यहाँ पर अगर H लगेगा तो ये बनेगा, और यहाँ पर अगर H लगेगा तो ये बनेगा। तो अभी दोनों कार्बोकैटायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, देखो इसके साथ सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप लगा है, लेकिन इस कार्बोकैटायन के साथ 2 अल्किल ग्रुप लगा है। जहां पर 2 अल्किल ग्रुप लगा है यहाँ पर ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा, इसीलिए सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, तो ये वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए कौन सा करेक्ट होगा, जो H आएगा वो इसके साथ लगेगा, क्योंकि इसके साथ लगने से एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और ऊपर वाला एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तुम्हें पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, इसलिए जो H आएगा वो इसके साथ लगेगा। कौन से का साथ, इस CH2 के साथ H लगेगा, क्योंकि CH2 के साथ H लगने से यहाँ से एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन रिजल्ट हो रहा है, तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया, इसका एक्सपेंशन समझ में आ गया ना। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे RCH प्लस एंड CH2 के साथ H लगा मतलब CH3, उसके बाद क्या होगा X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। सो X माइनस जब अटैक करेगा तो क्या मिलेगा तुम्हें, RCH X एंड CH3। हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आया सब लोगों को। ये तो पहला स्टेप अगर हो गया तो सेकंड स्टेप बहुत इजी है, देयर इज नो डाउट ऑन दिस। तुम इस तरह से मैकेनिज्म लिख के भी कर सकते हो या फिर तुम डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर, इसको स्टूडेंट को क्या बताया जाता है, एक्चुअली जो नेगेटिव पार्ट है X माइनस जो नेगेटिव है वो कौन से कार्बन पे लगा है, वो दैट कार्बन दैट लीड्स टू ए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। जिस कार्बन के पास और जिस कार्बन के साथ और जिस कार्बन के ऊपर एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसके साथ ही नेगेटिव लगेगा, और नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, इसको हम एडेंडम बोलेंगे, जो ऐड कर रहे हैं उसको हम एडेंडम बोलेंगे। सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम एड्स टू द कार्बन which leads to the formation of more stable कार्बोकैटायन।
जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उस कार्बन के साथ ही नेगेटिव पार्ट लगेगा। इसे हम मार्कोनिकोव्स रूल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड योर मार्कोनिकोव्स रूल। समझ में आया? सो एक्चुअली मार्कोनिकोव्स रूल तो मैंने बता दिया कि नेगेटिव पार्ट एड्स टू द कार्बन वेयर कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, पर उसका रीजन पता चला ना। ये मैकेनिज्म करने से इसका रीजन बहुत क्लियर हो गया। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जनरली ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन ही पूछता है और सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं पूछता है। इट्स सो क्योंकि यहाँ पर दो टाइप का प्रोडक्ट है। स्टूडेंट अगर ये वाला प्रोडक्ट लिखेगा तो माइनर हो जाएगा, तो तुम्हें सिर्फ इस प्रोडक्ट को लिखना है, दूसरे प्रोडक्ट को नहीं लिखना है। मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको नहीं लिखना है, सिर्फ तुम्हें ये लिखना है। क्लियर? सो जब भी ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन तुम्हें एग्जाम में देगा, सो ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या करना है, तुम्हें मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई करना है। और मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोव्स रूल कहता है इस सब्सट्रैक्ट में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ लगेगा जहां पर और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर जिस कार्बन के साथ एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। जिस कार्बन के साथ एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है उस कार्बन के साथ ही नेगेटिव पार्ट लगेगा। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर। और इसको अगर सभी अल्किल ग्रुप अगर हम कंपेयर करेंगे जिसके साथ ज्यादा अल्किल ग्रुप लगेगा, क्योंकि अल्किल ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं उस कार्बन के ऊपर और उस कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट लगेगा। अल्किल ग्रुप जिसके साथ ज्यादा लगेगा जिस कार्बन के साथ, उसके साथ ही तुम्हारा नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, दूसरे कार्बन के साथ H ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? इसको हम मार्कोनिकोव्स रूल बोलते हैं। एक लिख लेना, व्हेन हैलोजन, में लिखना तुम खुद, मैं नहीं लिख रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। When halogen acid is added to unsymmetrical alkene, Markovnikov's rule is applied. ये लिख लेना, when halogen acid is added to unsymmetrical alkene, Markovnikov's rule is applied. What is Markovnikov's rule? The negative part of the addendum, लिख लेना, Markovnikov's rule जो है वो है नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, सॉरी कॉल आ रहा है मेरा, ओके। मार्कोनिकोव्स रूल लिख लेना, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एड्स टू द कार्बन, नेगेटिव पार्ट्स ऑफ द एडेंडम एड्स टू द कार्बन वेयर कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ये मार्कोनिकोव्स रूल है। सो मार्कोनिकोव्स रूल क्या है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम एड्स टू द कार्बन, और व्हेन, और मार्कोनिकोव्स रूल तुम शुरू से लिखना चाहोगे। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, व्हेन हैलोजन एसिड और व्हेन एन एडेंडम इज एडेड टू एन alkene, the negative part of the addendum adds to the carbon where carbocation is more stable, where carbocation is more stable। और इसको भी टीचर क्या बोलते हैं? और द कार्बन वेयर मोर सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड, और द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूएंट को ही बताना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इसलिए में यह जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो बोला जाता है वो अल्किल ग्रुप के रेफरेंस में बोला जाता है। जिस कार्बन के साथ ज्यादा अल्किल ग्रुप होगा उस कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट लगेगा, तो दूसरे कार्बन के साथ पॉजिटिव पार्ट लगेगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म के थ्रू आंसर हो गया। अगर तुम मैकेनिज्म नहीं लिखकर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैकेनिज्म लिखकर लिखने से बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन हम हमेशा नहीं लिखेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया मैंने और HCl दिया। अभी यहाँ से क्या बनेगा देखो, डायरेक्ट आंसर तुम लिख सकते हो। इन दोनों कार्बन में से कौन से कार्बन के साथ ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और अल्किल ग्रुप है? इसके साथ, क्योंकि ये अल्किल ग्रुप है जो कि प्लस आई है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका नेगेटिव पार्ट किसके साथ लगेगा? इसके साथ लगेगा। समझ में आ गया? क्लियर? ये तो मार्कोनिकोव्स रूल कहता है। सो यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई हो गया, तो क्या बनेगा? इसका नेगेटिव पार्ट Cl माइनस है, Cl माइनस आकर इसके साथ लगेगा, तो इसके साथ क्या लगेगा? H लगेगा। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा। CH3 बॉन्ड CH के साथ क्या लगेगा?
नेगेटिव पार्ट लगेगा मतलब Cl, फिर CH2 के साथ क्या लगेगा HCH3 हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपीन। फर्स्ट कार्बन के साथ है तो इसीलिए नंबर देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे तुम 1 प्रोपीन लिख सकते हो। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम है प्रोपीन। और प्रोपीन प्रोप 1 ENE भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसका थ्योरी क्या होगा, प्रोप 1 ENE adds to हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl gives 2 क्लोरोप्रोपेन। तुम एडिशन करके लिख सकते हो, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकोस रूल, और दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू मार्कोनिकोस रूल। ये भी थ्योरी में लिख सकते हो। थ्योरी में क्या लिखोगे, प्रोपीन adds to हाइड्रोजन क्लोराइड to give 2 chloropropane, and this product is formed on the basis of Markovnikov rule. Clear? और ऐसे भी लिख सकते हैं, when hydrogen chloride is added to 1 propane, 2 chloropropane is formed. The product formed is on the basis of Markovnikov rule. Clear? समझ में आ गया? थ्योरी तुम खुद लिख सकते हो, इसको देखकर थ्योरी खुद लिख सकते हो। ओके, मैं और एक एग्जांपल कर लेता हूं यहाँ, और एक एग्जांपल कर लेते हैं। CH3 CH CH3 CH3 HBr। ये तुम्हारे लिए होमवर्क देना, ये खुद सॉल्व करना। ओके, क्लियर? सो यहां तक सबको समझ में आ गया, इसको लिख लो। हम आगे भी इसके ऊपर और एक एग्जांपल भी डिस्कशन करेंगे, इसको लिख लो। ओके स्टूडेंट, आई हैव गिवन यू वन होमवर्क। मैंने होमवर्क दिया था जैसे कि इसको सॉल्व करने के लिए, और मेरा वीडियो तो कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको खुद सॉल्व करो पहले। मेरे ख्याल से सब लोग सॉल्व कर चुके होंगे। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट अलग अलग है। यहाँ पर 2 CH3 है, यहाँ पे एक CH3 और एक हाइड्रोजन है। सो दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट अलग अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम HBr ऐड कर रहे हैं। HBr का कौन सा पॉजिटिव पार्ट, कौन सा नेगेटिव पार्ट? इस हाइड्रोजन एसिड का H+ है पॉजिटिव एंड Br- है नेगेटिव। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया, उसके साथ तुमने हेलोजन एसिड ऐड किया, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? वो मार्कोनिकोस रूल अप्लाई हो जाएगा। सो मार्कोनिकोस रूल अप्लाई होने का मतलब है जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ लगेगा जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, और या फिर जिसके साथ ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। कौन से कार्बन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा है? सी। इस कार्बन के साथ एक अल्कीन ग्रुप है, मतलब एक प्लस आई या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 प्लस आई है। इसका मतलब है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। सो इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो नेगेटिव रिएजन आकर या फिर नेगेटिव रिएजन आकर इस कार्बन के साथ लगेगा। अगर इसके साथ अगर Br लगेगा तो इसके साथ कौन लगेगा? H लगेगा। तो क्या मिला तुम्हें प्रोडक्ट में मिला CH3 CH के साथ अगर इस H लगा है तो ये CH2 हो गया, और डबल बॉन्ड अभी नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि पाई बॉन्ड टूट चुका है। अब इस कार्बन के साथ CH3 पहले से था, अब कौन आएगा? नेगेटिव पार्ट आ गया तो Br ला गया। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। एक्चुअली यू कैन राइट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट अगर लिखना चाहोगे, नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में मेजर माइनर के हिसाब से देता है। माइनर क्या होगा? Br यहाँ पे लगेगा, H यहाँ पे लगेगा। मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यानी जो मेजर प्रोडक्ट है मैं सिर्फ उसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन कभी कभी एग्जाम में मेजर और माइनर देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन तुम्हारे रेस्पेक्ट में और तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। इसका थ्योरी क्या होगा? पहले इसका नाम लिख लो। इसका नाम क्या होगा? इस साइड से नंबरिंग होगा क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लेस नंबर पे आता है 1 2 3 4। तो इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूट 2 ENE, क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। उसके साथ हमने HBr ऐड किया, क्या मिला हमें? इस साइड सेकंड नंबरिंग होगा 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल
2 मिथाइल ब्यूटेन होगा अभी, क्योंकि अभी सारे सिंगल बॉन्ड हो गया है। सो थ्योरी क्या होगा यहाँ पे, HBr और 2 और when HBr is added to 2 methyl butene, the product form is, or the major product form is 2 bromo 2 methyl butane, and this product form with respect to मार्कोनिकोव रूल। समझ में आ गया? मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एक प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं देकर वो क्वेश्चन को इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी दे सकता है। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिया है तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ये एक CH3 है और ये एक CH3 है, एक CH3 है, तो ये वाला कार्बन जो है वहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन लगा है। सो अगर इसके साथ हमने मान लो HCl दे दिया तो यहाँ पर भी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। क्यों, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसको समझने के लिए लिखा हूं, नहीं तो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये कौन से रूल से प्रोडक्ट बन रहा है। सो कौन से कार्बन पे जो पॉजिटिव का ज्यादा स्टेबल होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव का ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए जो नेगेटिव पार्ट आएगा वो इस कार्बन के साथ लगेगा और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेगा। सो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला और इसके साथ Cl लगा है। अभी स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने तो यहाँ पर H ऐड नहीं किया है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया जाता, हाइड्रोजन नहीं है, ये तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का फॉर्मेट होता है, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, नहीं हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, अगर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और है। देखो पहले से कितना है, 3 बॉन्ड है, मतलब यहाँ से पहले 1 हाइड्रोजन था तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ है। तो ऑप्शन में तुम्हें बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन नहीं लिखा होगा, ये ध्यान रखना। बच्चे पूछते हैं सर बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे करेंगे, जस्ट ये दोनों सेम नंबर है, सिर्फ Br की जगह पर यहाँ पर Cl ऐड हुआ है और कुछ अलग नहीं है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। इस HBr के साथ मैं और एक चीज ऐड करूंगा, और किसी के साथ नहीं, HCl के साथ नहीं होगा, HCl के साथ नहीं होगा, सिर्फ HBr केस में। अगर HBr केस में तुम्हारे एरो के ऊपर कुछ पेरोक्साइड लिखा है, जिसे कि हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड बोलते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिखा है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या क्या हो सकता है, एक है एसिटिल पेरोक्साइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एक है बेंजोइल पेरोक्साइड। इस तरह से अगर कोई पेरोक्साइड लिखा है सॉरी एसिटिल पेरोक्साइड मतलब ये वाला होगा, पेरोक्साइड मतलब O बॉन्ड रहेगा, ये एसिटिल पेरोक्साइड है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। इस तरह से अगर कोई बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर एसिटिल पेरोक्साइड अगर HBr पे दिया हुआ है तो उस केस पे मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा, उस केस पे एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ लगेगा जिस कार्बन के पास कम सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस एसिटिल पेरोक्साइड एंड बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एक आयोनिक मैकेनिज्म नहीं होता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। समझ में आ गया? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से मैं इसको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में चाहे वो एसिटिक पेरोक्साइड दे दे या फिर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दे दे, इसको एग्जाम में इस तरह से लिख सकता है CH3COOCOCH3, इस तरह से भी लिख सकता है। अगर इस तरह से कोई सब्सटेंस एरो के ऊपर दिया है और HBr का सिग्नेचर हुआ है, HCl केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा, मतलब HCl प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखना, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ HBr ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, उस टाइम पे ही एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। अगर एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई है तो ये वाला हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, Br उस कार्बन के साथ लगेगा जिस कार्बन के साथ कम सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब Br आकर यहां पर लगेगा, और या फिर जिसके साथ कम अल्किल ग्रुप लगा है, तो Br अगर यहां पर आकर लगेगा तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट CH3CH, यहां पर Br आ जाएगा तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा H, CH3CH3। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और इस इफेक्ट को खारास इफेक्ट बोलते हैं या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में भी होगा खारास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। सो व्हेन HBr इज, इसको लिख लेना अंडरलाइन करके और एक बॉक्स
करके when HBr is added to unsymmetrical alkene in presence of organic peroxide, and in that case anti-Markovnikov's rule is applied. That means negative part is added to a carbon where less alkyl substituents are present, और जिस alkyl substituent के साथ less और जिस कार्बन के साथ less alkyl substituent होगा, less number of alkyl substituent होगा, वहां पर Br का और नेगेटिव पार्ट का या फिर यहाँ पर Br का एडिशन होगा। समझ में आ गया? अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से बनेगा, और अगर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ HBr दिया है, तो वो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होगा। और ध्यान रखना, सिर्फ HBr, मैं यहाँ पर सिर्फ HBr, HCl केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता है। ओके, HBr केस में अगर मैं बताना चाहूंगा तो क्या होता है एक्चुअली, HBr के ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr से यहां से क्या होगा, HBr से तुम्हारा फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इसका मतलब है जो CH3COOH निकल जाएगा, एक्चुअली CH3COOH निकल जाएगा और वहां से Br डॉट आएगा। ये Br डॉट अभी अटैक करेगा, Br डॉट यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे बनेगा, ताकि वो एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो सके। समझ में आ रहा है? देखो Br डॉट जब फॉर्मेशन हो गया, Br डॉट के पास दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन इस कार्बन पे अटैक कर सकता था या फिर एक ऑप्शन इस कार्बन पे अटैक कर सकता था, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 पे अगर अटैक करेगा, फ्री रेडिकल अगर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 के थ्रू ये वाला फ्री रेडिकल बनता। ध्यान रखना, मैकेनिज्म कभी नहीं पूछता। CH के साथ Br बॉन्ड हो गया और अभी यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। क्लियर? ये ऑप्शन 1 के थ्रू। और ऑप्शन 2 के थ्रू कहां पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहां पर जनरेट होगा। ऑप्शन 2 के थ्रू अगर जाएंगे और फिर 5 के थ्रू अगर जाएंगे तो फ्री रेडिकल यहां पर जनरेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूं, अब देखो ये टर्शियरी फ्री रेडिकल है, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, और ये एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी फ्री रेडिकल से। इसीलिए यहां से जो निकलेगा प्रोडक्ट वो मेजर होगा। तो यहां से क्या निकलेगा, अगर ये C डॉट है तो H डॉट यहां पे लगेगा, और अगर ये CH है डॉट है तो H डॉट यहां पे लगेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट जो था वो माइनर हो जाएगा, ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया, क्योंकि इसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल था। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड रहेगा तब तुम्हारा जो एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट और Br जहां पर लेस सब्स्टिट्यूएंट है वहां पर Br लगेगा और वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मेरे ख्याल से इस मैकेनिज्म को इसके लिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं होता है, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्यों एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्साइड पेरोक्साइड के प्रेजेंस में Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और Br फ्री रेडिकल अटैक करने के बाद यहाँ पर अटैक करने से टर्शियरी फ्री रेडिकल आ रहा है और यहाँ पर अटैक करने से सेकेंडरी फ्री रेडिकल आ रहा है। और हमें पता है टर्शियरी फ्री रेडिकल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है। तो इसका रीजन भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। मेरे ख्याल से आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना, बॉन्ड लाइन रोटेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये अभी सबको समझ में आ गया कि अल्किन से कैसे हमें अल्किल हैलाइड बनाना होता है। वेरी सिंपल है, हम हेलोजन एसिड ऐड करेंगे, HCl ऐड कर सकते हैं, HBr ऐड कर सकते हैं, और HBr को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, कुछ इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एंड इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब HBr को ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंस में हम ऐड करेंगे उस टाइम पे एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। बस इतना ही याद रखना, इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।